चलिए तो बड़ा स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स मेरा काफी फेवरेट, काफी पसंदीदा टॉपिक है और ये आपको किसी भी एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा नंबर दे के जाएगा, ये पक्की बात है। तो बड़ा व्हाट एग्जैक्टली इज केमिकल काइनेटिक्स, क्या है केमिकल काइनेटिक्स? देखो, जब हम बात करते हैं रिएक्शंस की या किसी भी चेंज की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो चेंज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। अब वो फिजिकल चेंज हो या वो केमिकल चेंज हो, आप कुछ इक्वेशन लिखते हो, a प्लस बी गिव्स यू समथिंग, राइट। फिजिकल चेंज होगा, मान लो लिक्विड स्टेट से कोई चीज वेपर फेज में जा रही है, पर चेंज को जनरली हम किसी इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट तो करेंगे, राइट। अब जब इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो सारी कहानी है उस रिएक्शन के बारे में, आप क्या क्या जानते हैं? आप इक्वेशन से क्या पता लगता है कि रिएक्टेंट कौन था, ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, और क्या ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, स्पॉन्टेनिटी की बात आती है तो उसके लिए आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स कहां पे एग्जैक्टली काम आ रही है? केमिकल काइनेटिक्स बताता है व्हेन यू वांट टू स्टडी द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना तेज हुआ, कितना स्लो हुआ, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है बेटा कि मान लो आप इंडस्ट्री में कोई केमिकल जनरेट कर रहे हो, राइट, केमिकल हम बना रहे हैं, अब मैंने रिएक्टर्स को रख दिया, अभी रिएक्ट करेंगे, मान लो उनको रिएक्ट करने में लगेगा साल, तो अगर मुझे पता होगा यार ये दो आपस में ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करके के टेम्परेचर प्रेशर को थोड़ा मैं चेंज कर लूं ताकि रिएक्शन का फास्ट हो जाए, ठीक है। तो जब मैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को स्टडी करता हूं, देन आई ऑल्सो नो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड। कैसे मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं, ये रिएक्शन बहुत फास्ट जा रहा है, क्या मैं इसको स्लो डाउन कर सकता हूं? तो ये फैक्टर्स डे टू डे लाइफ में काम आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बेटा दही जमाते हैं घर में, राइट, दही जमाते हैं ना, उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। घर में मम्मी को पूछना, दही जमाते हैं या किसी भी टेम्परेचर पे जम जाता है? नहीं, एक प्रॉपर सेटिंग होती है ना, दूध को कितना गर्म करना है, कैसे रखना है उसको, तो दैट मीन्स उन पर्टिकुलर कंडीशन में द रिएक्शन विल बी मोस्ट एफिशिएंट, जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। सेम थिंग गोज फॉर केमिकल काइनेटिक्स। तो ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं व्हाई स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का हमें फायदा क्या है, ठीक है। देखिए, पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स एनारोबिक कंडीशन में मीथेन गैस जनरेट करते हैं। ये मीथेन गैस आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब जब ये मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी, वहां पे प्रेजेंट OH रेडिकल्स उसको फर्दर डिकंपोज करेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मीथेन जो एटमॉस्फेयर में है उसको वहां से डिकंपोज करने में कितना टाइम लगेगा, इन रेडिकल्स को कितनी देर में वो डिकंपोज होगी, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो आप केमिकल काइनेटिक्स यूज करेंगे इस चीज को समझने के लिए कि एटमॉस्फेयर में अगर ये गैस जा रही है तो कितने टाइम में ये निकलेगी, वहां से डिकंपोज होगी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिस्ट। फाइन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आपको हेडेक हो रहा है, आपने एड देखा, एड क्या देखा, बस 10 मिनट और दर्द खत्म, गया, होता क्या? नहीं होता है, राइट। मेरे केस में तो कभी नहीं हुआ 10 मिनट के अंदर अंदर, पर फिर भी स्पीड ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने दवाई ली और वो क्रिटिकल मेडिसिन है, अभी पेशेंट क्रिटिकल है, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर दवाई को काम करना है। बेटा अगर वो 10 मिनट में काम नहीं करती, 4 घंटे बाद करती है, तो वो दवाई किस काम की? तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पे बहुत रिसर्च करती हैं कि कोई भी जो ड्रग है उसका इफेक्टिव टाइम क्या है, कितनी जल्दी वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। और किसी भी रिएक्शन में, मान लो आप एक रिएक्शन में एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हो, उसके बाई प्रोडक्ट्स भी तो बनेंगे, तो कैसे हम ये ट्राई करें कि बाई प्रोडक्ट्स कम बने और ये जो मेन रिएक्शन है इसकी स्पीड ज्यादा रहे और बाई प्रोडक्ट्स बनने की स्पीड कम रहे, वो भी केमिकल काइनेटिक्स में आता है। फिर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, देखो कैटालिसिस, कैटालिसिस क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना है, स्लो डाउन करना है, तो हम कैटलिस्ट डाल सकते हैं। यस, स्लो डाउन करने के लिए भी कैटलिस्ट डाल सकते हैं, फाइन, स्पीड अप करने के लिए भी और स्लो डाउन करने के लिए भी। फिर जो बाजार में आप जूस लेके आते हो, जूस पे क्या लिखा होता है कि भाई साहब खोलने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेना या 4 दिन में कंज्यूम करना। वाई? अब आप फ्रेश जूस निकालो, फाइन, फ्रेश जूस निकाल के देख लो, क्या आपको लगता है कि आप सुबह से शाम तक उसको रख दोगे और वो चलेगा? नहीं, वो तो 2-3 घंटे में खराब हो जाएगा। तो मार्केट से लाया हुआ जूस बेटा खराब क्यों नहीं होता खोलने के बाद भी? बिकॉज उसमें प्रेजर्वेटिव डाले होते हैं। प्रेजर्वेटिव क्या करते हैं? उन रिएक्शंस को स्लो डाउन करते हैं जो जूस को खराब करते हैं, ठीक है, जो उसको सड़ाएंगे,
उन रिएक्शन को वो स्लो डाउन करते हैं। तो हाउ टू इंप्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ पैक्ड फूड बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव, तो वो भी सारा केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज है, राइट। देन द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपकी बॉडी में इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं। कभी सोचा है कि ठंड में बहुत ठंड हो जाए तो आदमी मर क्यों जाता है? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों नहीं होता, अरे यार ठंडी हो गई है, चलो यार फ्रीज हो जाते हैं, 5 दिन में मतलब थोड़ा मौसम सुधरेगा तो अपन फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग फ्रीज रहे फिर भी जिंदा रहें? नहीं, बिकॉज बॉडी में हमें जिंदा रखने के लिए कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे टेम्परेचर एक लिमिट से नीचे जाता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो वी नीड एनर्जी टू सस्टेन दोज रिएक्शंस, फाइन। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो यस, वो एंजाइम कैसे काम करते हैं, किस कंडीशन में वो एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते हैं, ऑल दिस नॉलेज कम्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, राइट। ये तो सब सही था, ये कार बीच में क्या कर रही है? दवाइयों की बात मैंने कर दी, एंजाइम की बात मैंने कर दी, फ्रूट जूस मैंने आपको पिला दिया, अभी कार क्या कर रही है? वो भी इस कंडीशन में, इसको मतलब बैठ के कहीं जा भी नहीं सकते हम, ठीक है। अब अगर मतलब इतना समझ आ गया तो लाइक कर दो, बाद में शेयर कर देना, सब्सक्राइब पक्का करना है, राइट। देखो कार का क्या है कि बेटा जो रिएक्शन की स्पीड है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग हो रही है, ये रस्टेड कार एकदम है, रस्टिंग को कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगता है यार रस्टिंग को। ऐसा तो नहीं कभी आपने लोहे को पानी में डाला या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रख दिया और 15 मिनट में रस्टिंग स्टार्ट होगी, नहीं, इट्स अ स्लो रिएक्शन। तो क्या हम इतने स्लो रिएक्शन की भी स्पीड को स्टडी करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। तो बेटा रिएक्शंस की डिफरेंट स्पीड होती हैं, राइट। कोई बहुत फास्ट है, कोई थोड़ा स्लो है, कोई बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? मॉडरेट स्पीड से होने वाले रिएक्शन में। क्या? मॉडरेट स्पीड से होने वाले रिएक्शंस का ही मैकेनिज्म या काइनेटिक्स हमें स्टडी करना है। तो देखो, रिएक्शन इज डिफाइंड बाय इट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या बना, क्या डाला, कैसे बना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो वो तो आपको चलो इक्वेशन से मिल गया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, दो चीजों को मिक्स किया, क्या बना वो आपको पता लग गया, राइट। पर उसके बाद बात आती है स्पॉन्टेनिटी की। क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था? तो बेटा ये नॉलेज आपको डेल्टा जी से मिल जाता है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करने पे। डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट क्या थर्मोडायनेमिक्स आपको स्पीड के बारे में बताती है? बताती है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है थर्मोडायनेमिक के हिसाब से। बेटा इस कमरे में हाइड्रोजन भी है, इस कमरे में ऑक्सीजन भी है, तो पानी बन रहा है क्या? टपक रहा है क्या हवा से बूंदे? नहीं, राइट। तो इट मींस के थर्मोडायनेमिक अगर बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, हो सकता है यार 4 साल लग जाए इसको स्पॉन्टेनियस में होने में, हो जाएगा, पर 4 साल में होगा या 4 सेकंड में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो डजंट टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस रिएक्शन, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। देन एक्सप्लोजन रिएक्शन भी बहुत फास्ट होते हैं, राइट। तो ये बहुत फास्ट है, इनको भी स्टडी नहीं करना है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। फिर बात करें एजिंग, हम लोग भी बूढ़े होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बूढ़ा तो होता है, तो एजिंग भी काफी साल लग जाते हैं ना, डिपेंड करता है किस किस के लिए। अब पत्ते तो मतलब एक साल में पूरे झड़ जाते हैं, निकल जाएंगे, पर आदमी को तो बूढ़ा होने में डेकेड लग जाते हैं। तो एजिंग भी एक प्रोसेस है जिसका अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग टाइम पीरियड है। फिर कोयले से हीरा बनना, ठीक है, कोल से डायमंड की कन्वर्जन, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, वो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो मतलब बहुत स्लो से लेके बहुत फास्ट तक रिएक्शन अपने पास हैं। हमने किनको स्टडी करना है? मॉडरेट स्पीड वालों को। तो देखो अब H2 प्लस O2 गिव्स यू H2, स्पॉन्टेनियस है, फाइन। H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl, H2 प्लस F2 गिव्स यू 2HF, N2 प्लस H2 गिव्स यू 2NH3, ग्रेफाइट से डायमंड। बेटा सारे स्पॉन्टेनियस हैं, बट क्या सिर्फ इनको देख के आप इनकी स्पीड के बारे में कुछ कमेंट कर पाओगे? कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है? जैसे मैं बोलूं कि यार ये दो तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, H2 क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, फिर H2 फ्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, तो दोनों जब दिखने में सेम है तो होपफुली उनका रेट ऑफ रिएक्शन, उनका स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है।
दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बट बहुत स्लो होता है, अनलेस अंटिल आप इसको हाई टेम्परेचर दो, इलेक्ट्रिक स्पार्क दो, तब जाके ये जल्दी होगा, तो अदरवाइज इट इज वेरी स्लो। H2 प्लस Cl2 इज वेरी स्लो, कुछ रिएक्शन कंडीशन है तब वो फास्ट होगा, अदरवाइज नहीं, जबकि H2 प्लस F2 इज वेरी फास्ट, ये तो बहुत फास्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या था, मतलब रिएक्शन को देख के कि वो एक जैसे दिख रहे हैं डजंट मीन कि वो एक जैसी स्पीड पे काम करेंगे। देन N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, बहुत स्लो है। अब अमोनिया की आपकी फैक्ट्री है, अमोनिया आप प्रोड्यूस करते हो, आपने नाइट्रोजन भी ले आया, हाइड्रोजन भी ले आए, रख दिया और बोला चलो बेटा रिएक्ट करो, तो आप इंतजार करोगे क्या एक साल के बाद अमोनिया बनेगी? नहीं, यू नीड टू नो द फैक्टर्स कि कैसे हम अमोनिया की प्रोडक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, तो उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज जरूरी है। ग्रेफाइट टू डायमंड बहुत ज्यादा स्लो है, राइट? तो देख के स्पीड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए बात करते हैं कि बेटा स्पीड होती क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन। फाइन, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। अब बेटा फिजिक्स में जब अपन स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या बोलते हो आप? हाउ डू यू डिफाइन स्पीड इन फिजिक्स? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना, या चेंज इन लोकेशन, कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये था, थोड़ी देर बाद उसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो चेंज इन लोकेशन जो हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज हाउ यू डिफाइन स्पीड इन फिजिक्स। मतलब किसी चीज में चेंज हम देख रहे हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका पोजीशन चेंज होती है, लोकेशन उसकी चेंज होती है, उसको टाइम के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं कितनी जल्दी वो पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन का स्पीड रेट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो, कोई चीज तो चेंज हो रही होगी ना। तो जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट प्रॉपर्टी है दैट इज कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो रिएक्टेंट कितनी स्पीड से कम हो रहा है, प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, दैट कैन गिव यू द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सही है? अगर समझ आ रहा है तो बालकों लाइक दबा दो, ठीक है? अच्छा लग रहा है तो रियलिटी में मतलब हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, कि चलिए फाइनल कंसंट्रेशन C2 हो गया, इनिशियल C1 था, तो चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख सकता हूं ना मैं। ओके, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट? क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन है तो मतलब ऊपर आ गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो मतलब कंसंट्रेशन पर टाइम, जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, तो पर टाइम होगा, वो आवर्स में हो, मिनट्स में हो, ईयर्स में हो। कंसंट्रेशन आपका मोल पर लीटर में भी हो सकता है। और बेटा अगर गैसियस स्पीशीज होगी, गैस के लिए तो आप कंसंट्रेशन डिफाइन नहीं करते, प्रेशर करते हो, तो गैस का प्रेशर पर टाइम जैसे ATM पर सेकंड कुछ इस तरह से होगा, राइट? तो ये देख लेना, कंसंट्रेशन पर टाइम विल बी द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट बेटा दो तरह की डिफाइन करेंगे हम, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। और जब आप गाड़ी चला रहे हो, फाइन, गाड़ी चला रहे हो आप, स्पीडोमीटर पे जो आपको स्पीड दिखती है, ये सुई जा रही है, आगे जा रही है, कम हो रही है, फिर आगे जा रही है, तो एक्सीलरेटर दबाया आपने, स्पीड बढ़ गई, तो स्पीडोमीटर क्या बताता है आपको, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मैं एक्सीलरेटर दबाऊंगा एकदम से स्पीड बढ़ेगी, राइट? एवरेज क्या होता है कि चलो भाई यहां से मैं गया 100 किलोमीटर, ठीक है, तो स्पीड कभी बढ़ी, कभी कम हुई, कभी ज्यादा कम थी। अब मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर डिवाइड बाय कि मैंने भाई 2 घंटों में ट्रेवल कर लिया, फाइन, तो वो मेरे को देगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि बीच में बड़ा कम हुआ, टोटल टाइम पीरियड में जो आया। तो जब एक बड़े ड्यूरेशन में आप रेट डिफाइन करते हो, दैट इज योर एवरेज रेट, जस्ट लाइक योर एवरेज स्पीड, तो दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। तो मोस्टली हम चेंज इन कंसंट्रेशन को बेटा डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। हाँ, कभी कभी डेल्टा सी से भी करते हैं, डजंट मैटर, डिपेंड्स ऑन बुक्स टू बुक। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा मींस एक बड़ा चेंज हुआ है। अब अगर ये टाइम इंटरवल को मैं कम करता जाऊं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंट? अगर बेटा टाइम इंटरवल छोटा होता जाए व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0, जब ये टाइम चेंज जो है ये 0 को अप्रोच करेगा, तो दैट बिकम्स एन इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे जो चेंज आया कंसंट्रेशन का, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बिकम्स dx बाय dt। तो बेटा dx बाय dt होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट और ओवर टाइम पीरियड होता है आपका एवरेज रेट। तो एवरेज रेट को आप लिख दो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ आ गया? जस्ट लाइक योर फिजिक्स एवरेज रेट। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज। फाइन। जैसे कोई चीज डिक्रीज कर रही है, 100 की कंसेंट्रेशन थी, 100 से 50 पे आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? 50 माइनस 100 क्या हो जाएगा? -50। बट उसको आपको प्लस लिखना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन गाइस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, यहां तक का कहानी समझ आ गया? चलिए देखिए आगे। अब ये हमारे पास डिस्टेंस और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जैसे फिजिक्स में डिस्टेंस वर्सेस टाइम होता है, केमिस्ट्री में हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये आ गया। मुझे ए और बी दो पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करते हो? फिजिक्स में कर्व दे दिया आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, दो पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट? तो बेटा इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो चेंज कितना आया? डिस्टेंस में कितना चेंज आया? ये। और टाइम इंटरवल कितना हो गया? दिस इज द टाइम इंटरवल। ये आ गया डेल्टा टी, ये आ गया डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल आ गया डेल्टा एक्स, ये आ गया डेल्टा एक्स, ये आ गया डेल्टा टी। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, दिस गिव्स मी, ये क्या है? दिस इज योर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज tan थीटा। इसकी स्लोप निकाल लो, यही कर सकते हैं ना? इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो आपने कनेक्ट किया इसकी स्लोप निकाल लो। फाइन। तो tan थीटा गिव्स यू, दैट इज योर एवरेज रेट। ओके, अब क्या करना है? ये जो डेल्टा टी था, इसको मेरे को छोटा करना है। छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा। डेल्टा टी जब अप्रोच करेगा जीरो को, टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? जब आपका टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, अगर अप्रोचिंग जीरो है इसके सिनेरियो में, तो यहां पे एक टेंजेंट बन जाएगी, है ना? अभी तो क्या किया? अभी तो आपने दोनों को कनेक्ट किया तो ये लाइन बन गया। मान लो ए पॉइंट यहां पे आ गया, अब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ए पॉइंट अब यहां पे आ गया, कनेक्ट करेंगे ऐसा बनेगा। ए पॉइंट और यहां पे आ गया, तो ऑलमोस्ट एक टेंजेंट आ जाएगी ना। तो जब डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो है इसके लिए, तो वहां पे जस्ट एक पॉइंट डिफाइन हो जाएगा और पॉइंट पे आ जाएगी टेंजेंट। उस टेंजेंट की स्लोप आप निकाल लोगे, दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट एट दिस पोजीशन। ए पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसकी जो स्लोप होगी दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट पोजीशन। तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उसका स्लोप निकाल लो। और एवरेज निकालना है तो दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो और उसका स्लोप निकाल लो। यही फंडा फिजिक्स में लगता है और यही फंडा केमिस्ट्री में भी लगता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं कभी कभी थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं, बट द रीजन इज के आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब आप अभी 12th में आए हैं या आप ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ 12th कर चुके यार, थोड़ा सा फास्ट देख लेना बाद में। फाइन, ये हो गया। तो देखो, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ अगर प्लॉट करूंगा, ये जो ब्लू कर्व है ये दिखा रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कम हो रही है। ओके, तो मुझे क्या करना था? ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट द पॉइंट एक्स, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा दैट इज लाइक दिस। तो उस टेंजेंट की स्लोप में कैसे निकालूंगा? ये टेंजेंट फाइनली कहां कट कर रहा है? इसमें ये वाला मैंने पार्ट ले लिया, ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए निकाल लो। ये आ गया आपका डेल्टा टी, ये आ गया डेल्टा एक्स। तो ये टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, तो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। ओके, अब ग्रेडियंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आपका स्लोप आएगा, ग्रेडियंट मीन स्लोप, दैट गिव्स यू इनिशियल रेट। ठीक है, अभी हम यहां पहुंच गए, टी टाइम के बाद हम यहां पहुंच गए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है वो आपको यहां का इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन,
कंसंट्रेशन जीरो हो गई। एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ग्राफ फ्लैट हो गया, तो स्लोप क्या आ गई, जीरो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो ये एक चीज देखो, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज कर रही है बेटा, शुरुआत में बहुत तेजी से गिर रहा है ग्राफ, फिर थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, मतलब शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट है, शुरुआत का रेट क्या है, बहुत फास्ट। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt। माइनस क्यों लिखा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, 100 से अगर 50 हो गया तो फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं ना चेंज। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 से अगर 50 गया तो 50 माइनस 100 इज माइनस 50। तो रिएक्टेंट क्योंकि घट रहे हैं तो बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ताकि रेट पॉजिटिव रहे। और अगर यही रेट आपने प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है तो प्रोडक्ट तो बढ़ता ही है, प्रोडक्ट तो बढ़ ही रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वो आपको पॉजिटिव ही लिखना है, d इंटू मतलब dx बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइन, तो ग्राफ देख के आप बताते हैं कि स्टार्टिंग में रेट बहुत ज्यादा था क्योंकि जो टेंजेंट है उसकी स्लोप काफी ज्यादा आ रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये तो खराब हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, धीरे धीरे स्लोप क्या हो रही है, स्लोप कम हो रही है और जीरो की तरफ चल रही है, मतलब शुरुआत में रिएक्शन फास्ट था, धीरे धीरे वो स्लो आ गया। ये है प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ जीरो से इंक्रीज कर रही है। देखो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट इंक्रीज किया, स्लोप बिल्कुल वर्टिकल है, उसके बाद धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, फाइनली जाके वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। बेटे ये जो पॉइंट आता है जब ये ग्राफ पैरेलल हो जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात आपने क्या पढ़ा है, कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं करती। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में ये वाला जो पार्ट है, जब तक कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, मतलब रिएक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो इक्विलिब्रियम से पीछे वाला जो पार्ट है वो पढ़ा जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। जब तक चेंजेस हो रहे हैं, ये वाला पार्ट हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, फिर उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई उस पर कर सकते हो। जब तक रिएक्शन चला हुआ है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तब तक हम थर्मोडायनेमिक उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, एक नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स होती है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, हम उसकी बात ही नहीं करते बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। सही है, क्लियर है। तो प्रोडक्ट की ग्राफ ऐसे बढ़ेगी, रिएक्टेंट का ग्राफ कम होता है, ये आपने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं मेजरिंग द रिएक्शन रेट। बाकी मैं इसके ऊपर आपको कराऊंगा, ग्राफिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या जरूरी है मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन को ही चेक करना है? जरूरी है क्या ये कि जो चेंज होगा कंसंट्रेशन का वही है? नहीं, आई कैन, एक चीज तो वो है कि चेन कंसंट्रेशन का जो चेंज हुआ उसको ऑब्जर्व कर लो यार, कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी ड्रॉप कर रहा है या प्रोडक्ट कितनी जल्दी बढ़ रहा है। अगर आप किसी एक रिएक्टेंट को पकड़ लो, सबको नहीं पकड़ना है, किसी भी एक रिएक्टेंट को देखते रहो, इसकी कंसंट्रेशन कितना ड्रॉप कर रहा है, या किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो, उसको देखो उसकी कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज कर रहा है। दूसरा यार, कलर चेंज भी तो हो सकता है। मान लो कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। ए जो था वो कलर्ड था और प्रोडक्ट में कोई कलर नहीं है। ठीक है, ए का मान लेते हैं इसका येलो कलर है, तो बेटा जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा ये येलो कलर फेड होगा क्योंकि ए तो घट रहा है। तो देयर इज अ इक्विपमेंट कॉल्ड कलरीमीटर। कलरीमीटर आपको क्या बताता है, कलर की इंटेंसिटी। तो जिस स्पीड से कलर की इंटेंसिटी यहां पर कम होगी उतनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट कलर्ड है, रिएक्टेंट्स का कोई कलर नहीं था, तो प्रोडक्ट कलर्ड है तो धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो किस स्पीड से कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है उसको भी आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब बेटा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ बदल रही हो, जैसे कंसंट्रेशन बदलती है, कलर बदल सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, कंडक्टिविटी, पीएच, सारी चीजें बदल सकती हैं। फिर टाइट्रेशंस, टाइट्रेशन यूज करके भी हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताऊंगे आपको, वैसे बाकी तो हम इसके ऊपर करेंगे रिएक्शन। मान लो आप टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। स्टार्टिंग में क्या किया, बेस आप ऐड कर रहे थे, एसिड आपने यहां पर ये बीकर में लिया हुआ है, बेस को आप ब्यूरेट से डाल रहे थे। स्टार्टिंग में एसिड था,
स्टार्टिंग आपने इससे एक सैंपल लिया, उसको टाइट्रेट करके देखा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप स्टार्टिंग आपने एक सैंपल लिया, हाँ, उसको न्यूट्रलाइज करके देखा कि एसिड की स्ट्रेंथ शुरुआत में कितनी थी। अब जैसे जैसे मैं बेस ऐड करता जाऊंगा एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा, एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो 15 मिनट के बाद मैंने फिर से उतना ही सैंपल लिया यहां से और उसको एनालाइज किया बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवा के कि अच्छा अब कितना एसिड बचा है, ठीक है। तो मैंने 15-15 मिनट के बाद अगर मैं इससे सैंपल निकालता रहूं तो मुझे ये आइडिया लगेगा यार शुरुआत में एसिड इतना था, 15 मिनट के बाद इतना हो गया और 15 मिनट का इतना हो गया। तो टाइट्रेशन को चेक करके मैं ये देख सकता हूं कि रिएक्टेंट की इसकी जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो किस स्पीड से कम हो रही है, तो रिएक्शन कितना स्पीड पे जा रहा है। तो टाइट्रेशन का यूज जब हम करेंगे ना तब आपको समझ आएगा अच्छे से, अभी इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, फाइन। उसके बाद वॉल्यूम चेंज, बेटा गैस के अगर रिएक्शन होंगे तो अगर नंबर ऑफ मोल वेरी करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसीय सिस्टम में, नंबर ऑफ मोल वेरी करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो रिएक्शन की प्रोग्रेस के साथ अगर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम किस स्पीड से बदल रहा है उसको भी आप रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट कर सकते हो। प्रेशर में चेंजेस आते हैं गैसेस सिस्टम का अगर रिएक्शन होगा, फाइन। फिर रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, मान लो रिएक्टेंट आपका लीवो रोटेटरी था और प्रोडक्ट आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा जो वैल्यू है अल्फा की वो लीवो रोटेटरी जो पहले था एंगल वो धीरे धीरे डेक्स्ट्रो की तरफ जाएगा। तो किस स्पीड से वो वैल्यू चेंज हो रही है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। देन चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, अगर मान लो एसिड कंज्यूम हो रहा है तो पीएच बढ़ेगा और अगर एसिड जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट में तो पीएच कम होगा, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह के रिएक्शन है जहां पर एसिड बेस है तो पीएच में चेंज को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कंडक्टिविटी में चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बड़ा बड़े सारे पैरामीटर है, पर हमने ज्यादातर क्या पढ़ने हैं, प्रेशर चेंज हम पढ़ेंगे, टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे, कलर चेंज नहीं हम पढ़ने वाले, हमारे पास कलरीमीटर नहीं है। टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम प्रेशर एक ही बात है लगभग, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट हम पढ़ेंगे, चेंज इन पीएच को भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, फाइन। तो ये हो गया। तो क्या बोलना है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो रिएक्शन के प्रोग्रेस के साथ बदलती है उसको अपन ऑब्जर्व करके रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं, फाइन। तो बालकों यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो कृपया करके वो लाइक बटन दबा दें, इसको बाद में शेयर कर लेना और शांति बनाए रखें, ठीक है। और बीच में वो बच्चे सर प्लस कैसे ज्वाइन करना है, बेटा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी है, लिंक दिया हुआ है, कोड आपको दिया हुआ है। सर बुक्स कौन सी पढ़ें, बेटा बुक्स के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा था, पर वाइले, सेंगेज ये अच्छे ऑथर्स हैं, ठीक है, ये आप ले सकते हो। आरसी मुखर्जी बहुत अच्छी बुक है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, और अगर आपको मतलब प्रॉब्लम मतलब सॉल्व प्रॉब्लम, और आपको अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो एन अवस्थी सर की दैट्स अ ग्रेट बुक। फिर हमारे पीटर साइक्स एडिटेड बाय बी एच किशन, ऑर्गेनिक के लिए वो अच्छी है, सॉलोमन्स फ्राइल, जेडी ली की अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, बट ये कुछ हैं जो मैं चलो बोल सकता हूं कि हाँ आप कर लो यूज, आपके लिए सही रहेंगी, फाइन। बाकी शांति बनाए रखें और अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखो तो अब कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए गिव्स यू बी, मान लो शुरुआत में इसके 4 मोल दिए हुए हैं और इसके 0 होंगे, तो धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप लिख सकते हो कि 4 माइनस एक्स, यहां पे x बनेंगे। तो बेटा क्योंकि a का 1 मोल b का भी 1 ही मोल दे रहा है, तो जितने मोल a के कम होंगे उतने ही b में बनेंगे। जब a के 4 से 2 हो गए तो b के भी 0 से 2 हो गए। मतलब जिस स्पीड से a कम हो रहा है, क्योंकि a में जो चेंज आ रहा है नंबर ऑफ मोल का, उतने टाइम में b में भी वही चेंज आ रहा है, इसके 2 कम हो रहे हैं, वहां 2 बढ़ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, ROD, rate of disappearance of A is equal to rate of appearance, ROA, या rate of formation भी बोलते हैं इसको, ROF भी बोलते हैं। तो rate of disappearance of A is equal to rate of appearance of B। अब बेटा rate of disappearance of A क्या हुआ, change in concentration of A upon time taken। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इस पार्ट को लिखेंगे आप दिस इज माइनस DA डिवाइड बाय DT। क्यों, रिएक्टेंट में मैंने कहा था रेट हमेशा पॉजिटिव टर्म होती है, तो क्योंकि DA नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ओवरऑल रेट पॉजिटिव रहे। और प्रोडक्ट में सिंपल dV बाय dt। तो DA बाय dt क्या होता है बेटा,
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब नेगेटिव डी ए बाई डी टी, और डीबी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ये यहां मैं लाइंस ड्रॉ किया ना, कुछ पर्पज है इसका। टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। मान लेते हैं ये एक ही कंसंट्रेशन जैसे दिया होता है इनिशियल 4 है, ठीक है, तो मान लेते हैं फाइनली वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और जब वो इक्विलिब्रियम पे आया, रफली हम ये बोलते हैं कि इस टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। फाइन, तो ग्राफ पैरेलल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा, नेट, है ना, क्योंकि आप बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाते हैं। देखो, तो यहां तक का पार्ट है जो हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब बेटा ए में ड्रॉप आया कितना है, एक ही कंसेंट्रेशन में ड्रॉप कितना आया, 4 से चला था, कहां रुका है 1 पे, तो मतलब ये वाला ड्रॉप आया, हमने 3 का ड्रॉप दिखाया यहां पे फाइनल। तो जितना ए में ड्रॉप आएगा बेटा बी में भी तो उतना ही गेन आएगा, क्योंकि 1:1 स्टॉकियोमेट्री है, 1:1, तो बी में भी उतना गेन आया। तो बी क्योंकि 0 पे था तो उसमें 3 का गेन आया, तो वो 3 पे पहुंच गया, तो ये बी का गेन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाने के लिए। स्टॉकियोमेट्री क्या है, 1:1 है, तो जो ड्रॉप ए में आया उतना ही गेन बी में भी आया, ऐसे आप कर सकते हो। फाइन, अगर स्टॉकियोमेट्री बदल जाए, ए गिव्स यू 2b, अगर होता ए गिव्स यू 2b, तो ए में अगर 3 का ड्रॉप आता तो बी में 6 का गेन आता, समझे। तो ये कर्व कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है पूरा उसके स्टॉकियोमेट्री पे। क्या दोनों कर्व को एक दूसरे को क्रॉस करना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो गिवन कंसंट्रेशन पे हमने ऐसा कर दिया इसको, चलो ये 3 का ड्रॉप आ गया, मान लो उसमें 1 का ही ड्रॉप आता, अगर उसमें 1 यूनिट का ड्रॉप आता तो बी में 1 यूनिट का गेन आता, समझे। तो ऐसा कुछ नहीं कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। ओके, फिर सर ये वाला जो पॉइंट है इसका कोई सिग्निफिकेंस है, यस, इसका मतलब ये है कि यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, सिंपल। तो ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ए टू बी में आप क्या कर सकते हो, ए टू बी में अगर ये 4 था, ये 0 था, ये -4 - x, ये आ जाएगा x। तो कंसंट्रेशन बराबर कब आएगी, जब वो 4 से 2 पे आ जाएगा और वो भी 0 से 2 पे आ जाएगा, मिडवे, समझे, समझ गए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक और रिएक्शन, 2H2O2 एक्वस गिव्स यू 2H2O2 लिक्विड, सॉरी 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। अब ध्यान देखना बेटा, इसके 2 मोल से इसके भी 2 जनरेट होने हैं, तो इसके जितने जाएंगे उतने इसके आएंगे, बराबर होगा, स्लोप दोनों की बराबर होगी, मतलब इंक्रीज डिक्रीज बराबर है। पर इसके 2 मोल से उसका सिर्फ 1 बनता है, तो जब इसके x जाएंगे उसके x/2 ही आएंगे, समझे। तो -dH2O2/dt क्या लिखेंगे, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, प्लस dH2O/dt क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, प्लस dO2/dt इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है, ये क्लियर है। तो मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O क्या है, बराबर हैं कि नहीं है। यस, जब इसके 2 उड़ते हैं या इसके x उड़ते हैं तो वहां पर x बनते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या चलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख के इसको डायरेक्टली इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि -dH2O2/dt इज इक्वल टू प्लस dH2O/dt। अच्छा, मुझे एक इंपॉर्टेंट फीडबैक भी आप लोगों से लेना है, क्योंकि एक्चुअली केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सारी चीजें हम कवर करें और टाइम से कवर करें, इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम चीजें मैं पहले लिख के लाऊं ताकि मैं जल्दी से एक्सप्लेन करने में समय लगाऊं। बट अगर आपको लगता है कि सर अगर हम यहीं पे सब कुछ लिखना स्टार्ट करें, सिर्फ डायग्राम पहले से लें और यहीं पर लिख के पूरा डिराइव करके यहीं पर करके समझें, तो वो आपको बेटर लगेगा, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, चैट में मत बताना, कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो हम उस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। पर्पस पहले से लिख के लाने का यही होता है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, बिकॉज दिसंबर की डेडलाइन अपने को कवर करनी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्किप करूं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उसके लिए। तो पर आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताना आपको किस तरह का ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी आपको लगती है चीज, सर अगर हम ऐसा करें तो अच्छा होगा, और जरूर कमेंट्स में बताओ। फाइन, देखिए तो ये आ गया,
तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। फाइन। अब H2O2 को O2 से रिलेट करते हैं। H2O2 में बेटा जब X जाएंगे तो वहां पर X/2 बनेगा ना। जैसे ये A था, ये 0, ये 0, ये A माइनस X, तो ये X बनेगा और X/2 बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माइनस डी H2O2 बाय dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DO2 बाय dt, ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। और ट्वाइस ऑफ लिखा है मैंने, तो मैं एक और चीज कर सकता हूं, यहां पे 2 को मैं यहां ले आऊं नीचे, 1/2 कर दूं, तो 1/2 DO2 बाय DH2O2 बाय dt इज इक्वल टू DO2 बाय dt, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, लिख सकता हूं ना। और अगर 1/2 DH2O2 बाय dt कर लूंगा तो ये वाला भी 1/2 हो जाएगा, तो इसको 1/2 DH2O बाय dt लिख सकता हूं। ये तीनों बराबर हो गए, लाइन में आगे, तीनों आगे ना, क्योंकि ये अगर इसके बराबर है, ये दोनों तो आपस में बराबर थे, इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो बेटा वो भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा ना, राइट। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ये एक्सप्रेशन, क्योंकि तीनों लाइन में यहां पे बराबर आ गए। अब देखो ये ग्राफ है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है, H2O2 ड्रॉप कर रहा है बेटा। ग्रीन वाले कर्व को और ब्लू वाले को देखो, बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं ना, सिमेट्रिकल चल रहे हैं, एकदम मिरर इमेज जैसे चल रहे हैं, समझे? क्यों? क्योंकि जितना ड्रॉप इसमें आता है उतना उसमें गेन आता है, तो दोनों सिमेट्रिकल से हैं बिल्कुल, राइट। पर देखना O2 का ग्राफ कितना है, वाटर से आधे पे है, क्योंकि उसके x बनते हैं तो उसके x/2 बनते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अगर मुझे सिर्फ ये ग्राफ ही दिया होता, मैं लिख देता इक्वेशन, क्योंकि मुझे पता लग रहा है यार कि जितना ड्रॉप H2O2 में आ रहा है उतना गेन H2O में आ रहा है, मतलब दोनों के स्टोइकियोमेट्री बराबर हैं, और O2 में गेन आ रहा है उसका आधा, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, उनसे आधी है, समझे? तो ग्राफ देख के आप इक्वेशन लिख सकते हो, और इक्वेशन से आप ग्राफ बना सकते हो, और ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लें, AA प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DD। तो बेटा एक चीज का ध्यान देना, ये 2 जो मैंने लिखा ना नीचे, ये क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्री है, 1/2 किया। O2 में क्या है, O2 में स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो O2 में कुछ नहीं रखा। H2O में स्टोइकियोमेट्री 2 था, तो 2 को 1/2 किया। तो मतलब इसी तरह से यहां पर मैं ये कर दूं कि -1/A, यार एक तो चलो इससे करते हैं, -1/A dA बाय dt इज इक्वल टू -1/B dB बाय dt, क्योंकि रिएक्टेंट में नेगेटिव मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, इज इक्वल टू +1/C dC बाय dt इज इक्वल टू +1/D dd बाय dt। ये होगा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट को मैं इन दोनों के से भी कंपेयर कर सकता हूं, इन दोनों को भी कर सकता हूं, इन दोनों को भी, किन्हीं दो को भी कंपेयर कर सकता हूं ना मैं, जो मेरे को डेटा दिया हो। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को मैं A या B या C या D चारों में से किसी के भी अकॉर्डिंग मेजर कर सकता हूं। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन अपने पास है, ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली 1/A इंटू rate of disappearance of A, right, is equal to 1/B into rate of disappearance of B is equal to 1/C into rate of appearance of C is equal to 1/D rate of appearance of D। ये बोल सकता हूं ना। तो dA by dt rate of disappearance होगा, dB by dt disappearance है, तो ये वाला पार्ट disappearance है, ये वाला पार्ट appearance है, ये वाला पार्ट appearance है। तो स्टोइकियोमेट्री को जब आप यहां पर लगाएंगे तब जाके वो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा, अदरवाइज वो सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ही रह जाएंगे। समझ आई कहानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का क्या रिलेशन है? ठीक है, ये कहानी है। चलिए अब सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो AAAA 2008 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो आई गिव यू 30 सेकंड में बेटा जल्दी से मेरे को बता दो, बहुत सिंपल है। आप भी बोलोगे सर क्या करवा रहे हो, पर मैं कुछ नहीं करवा रहा। देखो ये उन लोगों ने पूछा है यार, अब ये लोग जो पूछेंगे अपन तो वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और सही लग रहा है लाइक करते चलो,
ठीक है, आज का अपना टारगेट होना चाहिए मतलब जितने ज्यादा लाइक अपन बढ़ा सकें। फाइन, देखो 30 सेकेंड्स 15 तो हो गए। फॉर ए रिएक्शन हाफ ए गिव्स यू 2b, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे हम? ये लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू 1/1/2 क्या हो जाएगा 2, तो -2 इंटू da/dt इज इक्वल टू, वो 2 है तो 1/2, 1/2 dv/dt, ये आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला 2 को बेटा वहां ले जाओ तो 4 हो जाएगा वो, यस सही है, सिंपल सा था। तो रेट लिख के इक्वेट करना है, तो ये 2 कैसे आया 1 डिवाइडेड बाय 1/2 ना, स्टोइकियोमेट्री 1/2 है तो 1/, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू da/dt इज इक्वल टू 1/2 dv/dt, बस एक्सप्रेशन ही लिखना था। तो दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, कि बी में जब 4 का चेंज आता है तब ए में 1 का आता है, क्योंकि उसका 1/4 था वो, तो उसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि बी में जब 4 का चेंज आएगा तो ए में सिर्फ 1 यूनिट का चेंज आएगा। फाइन, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये जेईई मेन ऑनलाइन 2040। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ आईआईटी में जो एडवांस में क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, आई वोंट से वो टफ होते हैं, बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट 2-2.5 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले होते हैं। देखिए, तो इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस 2SO2 plus O2 gives you 2SO3, the rate of reaction was measured as DO2/dt is equal to 2.5 into 10⁻⁴ mole per liter per second. The rate of reaction in terms of SO2, in terms of O2 दिया हुआ है, ठीक है, DO2/dt इतना दिया हुआ है, तो SO2 की टर्म में कितना होगा, तो दोनों को रिलेट करके देखते हैं। तो बेटा रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू -1/2 dSO2/dt इज इक्वल टू -DO2/dt। तो बेटा DO2/dt दिया हुआ 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, तो यह रहेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इन टर्म्स ऑफ SO2 दिया आपको इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? यस बताइए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखो अब इन्होंने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा? मैं O2 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो कुछ और होगा, SO2 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो कुछ और होगा, SO3 के नहीं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी थ्रू मेजर करूंगा, रिएक्शन तो उसी स्पीड पे जा रहा होगा ना, समझे? रिएक्शन की तो स्पीड होगी, फिक्स है। अब आप रिएक्टेंट के हिसाब से ऑब्जर्व करो, प्रोडक्ट के हिसाब से ऑब्जर्व करो। हाँ, इंडिविजुअल टर्म्स के SO2 O2 के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, वो होंगे, स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है, पर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 में क्या रिलेशन है? 1/2 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, पर रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने एक्चुअली DO2/dt इतना दिया है, तो -DO2/dt कितना हो जाएगा? मतलब एक्चुअली ये माइनस आना चाहिए था, इन्होंने यहां गलती कर दी, या माइनस साइन होना था, ठीक है, तब जाके वो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर में सारे नेगेटिव दिए हैं, तो रेट इतना है, तो बेटा रेट उतना ही रहेगा, आंसर इसका बी होगा। कुछ बुक्स में इन्होंने आंसर दिया डी। क्यों दिया डी? कि जी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने वहां पे और ऐसा आ गया। अरे अगर वो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा वो रेट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना। वो SO2 के रिस्पेक्ट में उसने रेट ऑफ रिएक्शन बोला है, अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोला होता तो हम कर देते, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर पूछा होता, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, तो मैं कर देता 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मैं कर देता दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कई बार बुक्स में इस तरह के फंडामेंटल मिस्टेक भी मिलेंगी। अब दैट डिपेंड कि उन्होंने किस तरह से इसको सोचा, मे बी
परसेप्शन डिफरेंट थी। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको रिलेट करके आपको सॉल्व करना है। देन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी हम किया, SO2 + O2 SO3 वाला सिमिलर क्वेश्चन है ये। फाइन, तो ये आप लोग कर लोगे, होमवर्क प्रॉब्लम 2। ओके, अब उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैं अभी बता देता हूं आपको, ताकि फिर हम कल के लेक्चर के साथ कुछ नया स्टार्ट करेंगे। पहले होमवर्क प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट क्या होता है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। देखो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर हमें यह पता हो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन किन चीजों से बदलती है। कैसे आप स्पीड अप करोगे, स्लो डाउन करोगे? देखो कंसंट्रेशन, अरे ऑब्वियस बात है, कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ आपके रिएक्टेंट पार्टिकल बेटा 100 होंगे, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो उनके कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स मैं 100 से 200 कर दूं तो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं उससे बेटा वो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन आ गया आपका। फाइन, सेकंड इज फिजिकल स्टेट। अब जैसे आप देख सकते हो, दिस इज अ हीटेड आयरन नेल, कील आयरन नेल जो है हीटेड है, कुछ नहीं है, ये आयरन वूल था। वूल मतलब बहुत फाइन सी उसकी वूल, मतलब यार समझ जाओ यार, वूल मतलब आयरन वूल, ठीक है। आयरन वूल का क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, उसको आप उतना हीट करने की ट्राई करें तो एकदम से ये जलने लग गया। क्यों? हीट दोनों को बराबर की है भाई साहब, वो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम है। तो फिजिकल स्टेट लाइक के अगर कोई चीज सॉलिड में हो और वही चीज अगर आप गैस में लोगे तो गैस का सरफेस एरिया अब ज्यादा होगा, गैस ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बेटर होगा गैस का, ठीक है। इसलिए आप हमेशा लेते हैं ना, पाउडर फॉर्म में लेते हैं चीजें, ठीक है। प्लेटिनम है पाउडर फॉर्म में, चारकोल पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म में बेटा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सॉलिड धीरे जलेगा, लिक्विड ज्यादा जल्दी आग पकड़ेगा, गैस और भी जल्दी आग पकड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट का फर्क पड़ता है। टेम्परेचर, डेफिनेटली किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आप उसको अगर हीट दोगे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो रिएक्शन जल्दी होगा। फाइन, तो रिएक्शन जनरली कैसे होते हैं, अगर मैं एक्सोथर्मिक लिखूं तो ऐसा होगा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से टॉप तक का जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो ये गैप छोटा हो जाएगा, तो रिएक्शन और फास्ट होगा। इसको जो पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है वो पहाड़ छोटा हो गया, है ना, तो टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। फाइन, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है टेम्परेचर के साथ, ओके। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन बेटा स्पीड अप भी होता है, स्लो डाउन भी होता है, तो कैटलिस्ट भी अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को। देन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अब अलग अलग रिएक्टेंट है, ठीक है, जैसे CO + ½ O2 gives you CO2, NO + ½ O2 gives you NO2, दोनों देखने में और बोलने में एक जैसे लग रहे हैं पर एक जैसी स्पीड नहीं होगी, क्योंकि CO में बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, NO की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। तो द मोमेंट यू चेंज द रिएक्टेंट्स और यू चेंज द प्रोडक्ट्स, उनकी बॉन्ड एनर्जीज बदल गई हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना है या कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो डाटा चेंज हो गया है। तो द मोमेंट यू चेंज द रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। फाइन, रेडिएशन, जैसे फोटोसिंथेसिस है, अरे आप लगा लो यार जितना मुझे पत्तों का ढेर लगा लो, जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी तो रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगा ना। तो कुछ रिएक्शन है जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही होंगे, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, तो रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है। देन पीएच ऑफ मीडियम, कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में फास्ट होंगे, न्यूट्रल में नहीं होंगे, कुछ बेसिक में फास्ट होंगे, तो वो पीएच पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ रिएक्शन वाटर एज अ सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 ऐसे सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या है, वो भी असर करता है ना, काफी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। फाइन, तो बच्चों ये वाला पार्ट तक क्लियर हो गया। फाइन, बाकी मैंने आपको जो पूछा था कि आप क्या चाहते हैं हम डेरिवेशन को पूरा लिख के करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो क्योंकि तब नोट्स बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, हैंड राइटिंग बहुत साफ नहीं आ पाएगी, राइट।
क्या हम प्री रिटन लें या हम लिख के करें, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का, आपकी फीडबैक का मैं जरूर इंतजार करूंगा। बाकी अभी भी अगर किसी ने प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हो, बेटा ज्वाइन कर लो, बिकॉज इससे भी बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको वहां पर मिलने वाला है। तो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, क्या लिंक पे क्लिक करना है और जेई लाइव कोड लगाना है। बाकी अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द लेक्चर आफ्टर द क्लास इज ओवर। और इसके बाद समीर सर, द टीचर ऑफ टीचर, जिन्होंने बहुत सारे टीचर्स को कोच किया है IIT जेई ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। जबरदस्त, मतलब काश मुझे भी पढ़ाया होता, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, योर फीडबैक। ओके, थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, योर सपोर्ट, योर लव। अब जितना आप शेयर करोगे, बहुत जरूरतमंद बच्चे हैं इंडिया में जिनको क्वालिटी एजुकेशन तो मतलब सोचने को भी नहीं मिलता, ठीक है। जो डोंट नो के क्वालिटी एजुकेशन होता क्या है, स्कूल अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर आप अच्छे से शेयर करेंगे, ये उन बच्चों तक अगर ये चीज पहुंच गई, तो फ्री में बैठ के कम से कम वो अच्छी पढ़ाई तो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज डू इट फॉर अ सोशल कॉज। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।